आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 12वीं की किताब का। ये 3 किताबें हैं और हम थीम नंबर 2 पार्ट 2 है जो किताब जिसमें मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित चीज़ें पढ़ाई गई हैं, समझाई गई हैं, उनको देखेंगे। ज्योग्राफिकली थोड़ा सा और ऊपर आए तो 12th सेंचुरी में आप देखें कर्नाटक में एक नई मूवमेंट, एक नया ट्रेडिशन चालू होता है, वीर शैवाय ट्रेडिशन। एक ब्राह्मण है जिनका नाम है वासवाना। ये चालुक्य किंग के अंदर मिनिस्टर के तौर पे काम करते थे, उनके कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे। शुरुआत में ये जैन रहे और बाद में इन्हें अपना एक सेक्ट चालू किया। इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको वीर शैवाय मतलब शिव के हीरोज ऑफ शिव कहते थे या लिंगायत कहते थे, क्योंकि ये एक शिवलिंग को धारण करते थे। एक धागे में, एक लूप में, लेफ्ट शोल्डर से सिल्वर के केस में, सिल्वर की एक डब्बी में शिवलिंग को रख के पहना करते थे अपने शरीर पे। लिंगायत बहुत ही लंबे समय तक और आज के समय में भी आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी के तौर पे डेवलप कर रही है कर्नाटक के आसपास के इलाकों में। यहां पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्स की बात करें, जो सेंट्स होते थे, जो वेंडरर्स होते थे, जिनका सम्मान किया जाता था लिंगायत के द्वारा, उनको आप जन गामास कहते थे, जन गामास या फिर वेंडरिंग मॉन्क्स। यहां पर एक मान्यता यह थी कि जैसे ही कोई लिंगायत या जो वीर शैवाय फॉलोअर्स हैं, जो डिवोटीज हैं, जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जब वो मरते हैं, तो वो सीधे जाके शिव से यूनाइट हो जाएंगे। यहां पर उनका ऐसा नहीं होगा, जो लाइफ और बर्थ एंड डेथ की जो साइकिल है उससे वो मुक्त हो जाते हैं और सीधा जाके वो क्या करेंगे, शिव से मिल जाएंगे। इस तरीके की मान्यताएं थी इनकी। इसी वजह से जो धर्मशास्त्र में लिखा है कि हिंदू धर्मों के अनुसार क्रिमेशन होना चाहिए, जो आपकी बॉडी है उसको जला दिया जाता है, यहां पर बॉडी को दफनाया जाता था। लिंगायत्स ने जो कास्ट के आइडियाज हैं, जो कास्ट डिफरेंसेस जो रहते हैं या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उनको भी चैलेंज किया। जो आइडिया ऑफ पॉल्यूशन था कि कुछ लोगों को अनटचेबल या पॉल्यूटेड मानते थे, उस चीज को भी चैलेंज किया गया। जो भी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण के आइडियाज थे उन सबको चैलेंज किया गया और इसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। जो मार्जिनलाइज सेक्शन से लोग थे वो भी इस पर्टिकुलर मूवमेंट से जुड़े। साथ में मैंने आपको बताया कि जो बर्थ एंड डेथ वाला सिस्टम है, जो थ्योरी ऑफ रीबर्थ है, उसको भी इन्होंने चैलेंज किया था। जो भी धर्मशास्त्रों में प्रैक्टिसेस लिखी हैं उसको ये चैलेंज करेंगे, उन प्रैक्टिसेस को डिसअप्रूव करेंगे। और पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज मतलब जब प्यूबर्टी हिट करेगी लड़की, उसके बाद उसकी शादी होनी चाहिए। और रीमैरिज ऑफ विडोज, ये दोनों चीजें जो हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ते हैं, रेनेसांस के बारे में और सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, उसी तरीके की कुछ चीजें यहां पर आपको देखने मिलेंगी। इतने पुराने समय 1100 के समय में आपको ये आइडियाज यहां पर देखने मिल रहे हैं। ये जो वीर शैवाय अपने जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, ये वचनास से ड्राइव करते हैं। वचनास जो कन्नड़ में लिखी गई हैं, जो भी वीर शैवाय फॉलोअर्स थे, विमेन एंड मेन, उन्होंने जो चीजें लिखी हैं उनको कंपोज किया गया है वचनास के तौर पे, उनको फॉलो किया जाता है एज अ ट्रेडिशन। अब इसी समय की बात अगर आप देखें तो नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा है। नॉर्थ इंडिया में आपको पता है कि विष्णु और शिव की पूजा हो रही है, इनके मंदिर बनाए जा रहे हैं। अलग अलग जो रूलर्स हैं वो अपने अपने तौर पे अपने अपने डेटीज चुनते हैं और उनके भव्य मंदिर नॉर्थ इंडिया में बना रहे हैं। यहां पर 14th सेंचुरी तक अगर मैं बात करूं तो अलवर और नैनर का कोई भी यहां पर आपको रिजेंबलेंस या कॉम्पोजिशन का जो आइडिया है, एविडेंस है, वो यहां नहीं मिलने वाला। जहां पर एक तरफ आपको साउथ में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इनकी राइटिंग्स मिल रही है अलवर और नैयर की, जहां पर वेद के तौर पे देखा जा रहा है, वहीं नॉर्थ में इनका कोई भी एविडेंस 14th सेंचुरी तक नहीं मिलता। अब इसकी एक वजह हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं क्योंकि नॉर्थ में उस समय पे राजपूत स्टेट्स इमर्ज कर रहे थे। अलग अलग जगहों पर आप देखें तो राजपूत स्टेट्स इमर्ज कर रहे हैं, राजपूत किंगडम्स इमर्ज कर रहे हैं। अब राजपूत किंगडम जब इमर्ज करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, उसकी वजह से ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। उनकी सोसाइटी में जो इंपॉर्टेंस है वो कंसिस्टेंटली बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि जो भी रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, जो भी काम होगा, जो भी सैक्रिफाइस, कर्म कांड है, रिचुअल्स हैं, वो सारे ब्राह्मण करने वाले हैं। साथ में कोई भी ऐसी कोशिश नहीं कर रहा था कि इनकी जो पोजीशन है, ब्राह्मण्स की जो पोजीशन है, उनको चैलेंज किया जाए, उनकी पोजीशन से उनको अलग कर दिया जाए। और इसी समय पे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि रिलीजियस मूवमेंट्स नॉर्थ में नहीं चल रही हैं, नॉर्थ में भी रिलीजियस मूवमेंट चल रही हैं, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फ्रेमवर्क है वो अच्छी खासी पकड़ बना के रखता है। अब इनकी पकड़ की वजह से जो भी पेट्रनेज मिलने वाला है राजा का, वो मिलने वाला है इन ब्राह्मण्स को। इसके अलावा कुछ और ग्रुप्स की बात करें, जैसे नाथ, जोगीज, सिद्धास, ये भी उसी टाइम डेवलप कर रहे हैं, जो कि आर्टिसंस, जो आर्टिस्ट हैं, उनके ग्रुप से बिलोंग करेंगे, वीवर्स के ग्रुप से बिलोंग करेंगे, मतलब दूसरे ग्रुप्स से भी ये आ रहे हैं। यहां पर एक रीजन इसका यह भी था कि जो ऑर्गेनाइज क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो डेवलप हो रही थी।
जिसकी वजह से वीवर्स और आर्टिसंस भी जो हैं वो ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं और साथ में दूसरे जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है उनको चैलेंज कर रहे हैं। अब ट्रेड क्यों बढ़ रहा है, इसका एक और रीजन आप समझिए। ट्रेड इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि अर्बन सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड शुरू हो जाती है। जैसे सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से ट्रेड्स, हमारे रूट्स से अच्छे खासे ट्रेड होने लगते हैं। यहां पर जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो वेद की अथॉरिटीज को चैलेंज करने लगते हैं। वेद की अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म करते हैं। यहां पर जो भाषा भी बोली जाएगी इनके द्वारा वो सामान्य तौर पे जो आम जनता बोलती है, जो आम जन बोलती है, जो आज सेंचुरीज के बाद डेवलप होके आज जो हम भाषा बोल रहे हैं उस प्रकार की भाषा ये बोला करते थे, जिससे सामान्य जन में, नॉर्मल लोगों में, गांव बस्तियों में इनकी अच्छी पकड़ हो गई। जो लोग हैं इनको फॉलो करने लगे, लेकिन उसके बाद भी कहीं से कहीं तक भी इनको रूलिंग एलिट्स का पैट्रनेज और सपोर्ट नहीं मिला। तो नॉर्थ इंडिया में आपको देखने मिलेगा कि रूलिंग जो एलिट्स हैं उनका सपोर्ट पूरा ब्राह्मण्स को मिल रहा है, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण है उनको मिल रहा है। उसके अलावा अगर कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी डेवलप हो रही है तो उनको कहीं से कहीं तक राजा का पैट्रनेज नहीं मिल रहा, बल्कि इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप साउथ में देखेंगे तो पैट्रनेज मिला है। इसके साथ में और क्या हो रहा है, इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि टर्क्स जो हैं वो आ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हो जाती है 13वीं सेंचुरी में। अब 13वीं सेंचुरी में जब दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश होगी तो उसकी वजह से जो राजपूत हैं वो अपना राजपाट खो देंगे। अगर वो अपना राजपाट खोएंगे तो जो ब्राह्मण्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड थे उनका भी काम धंधा छिन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, अब चेंजेस आने वाले हैं कल्चरली और रिलीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो रिलीजन और कल्चर है उस पर्टिकुलर एरिया का, जहां पर यहां टर्क्स का कंट्रोल आ गया, दिल्ली सल्तनत डेवलप हो गया, वहां पर चेंज होगा। और वो चेंज है कमिंग ऑफ सूफिज्म। इन एरियाज में सूफिज्म आता है। अब ये सूफिज्म क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं धीरे धीरे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप ये समझिए कि भारत पहले से ही समुद्र के रास्ते से और पहाड़ों के रास्ते से जुड़ा था। मतलब जो व्यापार है वो बहुत पहले से चल रहा है। अरब मर्चेंट्स जो हैं उनके द्वारा बहुत सारी जगहों पर ट्रेड किया जाता था। जो शिप्स है या फिर जो घोड़ा गाड़ी है या फिर जो रोडवेज है, हर तरीके से हम व्यापार कर रहे थे। बात यहां पर यह आ जाती है कि ये सारे जो लोग नॉर्थ वेस्ट के पार्ट्स में, जो भारत के आसपास के इलाकों में बसे थे, सेंट्रल एशिया में जो लोग बसे थे, यहां से ट्रेड तो चल रहा है। लेकिन जैसे ही इस्लाम आता है और यहाँ के एरियाज में लोग इस्लाम को अपनाते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, तो ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा जो रीजन है वो इस्लामिक वर्ल्ड के तौर पे जाना जाने लगता है। ये देखिए पूरा इलाका जो है यहाँ पर धीरे धीरे आपको देखने मिलेगा कि इस्लाम को एम्ब्रेस करा जा रहा है। साथ में जो रूलिंग एलिट्स हैं यहाँ पर, वो जो राजा है वो इस्लाम को एम्ब्रेस कर रहे हैं, वो इस्लाम को मान रहे हैं, वो इस्लामिक रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट जनरल है जिसका नाम हमें याद रखना है, मोहम्मद कासिम। ये जैसे ही सिंध को जीतते हैं, अब सिंध को जीत लिया, आप देखिए यहां सिंध को जीत लिया अगर, तो ऑलमोस्ट इंडिया पे इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही सिंध को जीता जाता है तो सिंध जो है वो खलीफ के डोमेन में आ जाता है। और इसके साथ में हम बात कर चुके हैं किस तरीके से तुर्की और अफगानियों ने दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश कर दिया था। तो सारी चीजों से आप समझेंगे कि अब धीरे धीरे इस्लाम इंडिया में एंटर करेगा। अब इससे क्या रिपरकशन आएंगे ये समझते हैं कि एक तरफ आपको समझ में आ गया दिल्ली सल्तनत नॉर्थ में बन गया, उसके अलावा डेक्कन में भी बहुत सी इस्लामिक किंगडम्स डेवलप होंगे, सल्तनत डेवलप होंगी। अब जब इस्लाम को एज ए रिलीजन एक्नॉलेज कर लिया जाएगा बहुत सारे रूलर्स के द्वारा, बहुत बहुत अलग अलग हिस्सों में, तो उसकी वजह से उनकी प्रजा पे, सब्जेक्ट पे भी असर पड़ने वाले हैं। और इसके बाद ये आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के बाद फाइनली मुगल एम्पायर बनता है और उसके बाद 18वीं सेंचुरी तक रीजनल स्टेट्स बनते हैं जिनके जो हेड हैं, जो किंग हैं, जो एम्परर हैं, वो मुस्लिम रिलीजन या फिर इस्लाम को फॉलो करते हैं। सही मायने में देखा जाए अगर तो मुस्लिम रूलर्स को गाइड करने का काम उलेमा करते थे, जो कि उनको बताते थे कि शरिया का क्या रूल है, किस तरीके से आपको अपना किंगडम चलाना है। पर यहां पर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होने वाली थी इंडिया में आके, क्योंकि इस सब कॉन्टिनेंट में दिक्कत यह है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इस्लामिक नहीं है। अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग उनके बिलीव्स हैं, अलग अलग उनके रिलीजियस एक्सपेक्टेशंस हैं। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना है, टर्म का नाम है जिमी। ये जिमी जो है ये अरबी शब्द जिम्मा से आता है, जिसका मतलब है प्रोटेक्शन। मैंने तुम्हारा जिम्मा लिया है क्या, या मैं तुम्हारा जिम्मा लेता हूं। अब ये जिम्मा आप समझ गए, हम जनरल भाषा में भी यूज करते हैं शब्द को कि मैंने तुम्हारा जिम्मा लिया है क्या, या मैं तुम्हारा जिम्मा ले रहा हूं, आई एम टेकिंग यू इन माई प्रोटेक्शन, इस तरीके से आई एम टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जिमी वहां पर यूज करते थे मुस्लिम्स इस शब्द को, जहां पर जो रिवील्ड स्क्रिप्चर्स हैं,
जैसे ज्यूज और क्रिश्चियंस हैं, ये बाइबल्स को मानते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, इस तरीके से कहीं ना कहीं एक कॉमन ओरिजिन है। अब्राहमिक रिलीजन्स कहते हैं इनको। तो अब्राहमिक रिलीजन्स में 3 रिलीजन आते हैं। एक आपका इस्लाम, दूसरा आपका यहूदियों का जो रिलीजन है वो जुडाइज्म, और तीसरा क्रिश्चियनिटी। इन तीनों का कॉमन ओरिजिन है। और जो इस्लाम फॉलो करने वाले रूलर्स थे, जहां पे भी वो अपना किंगडम बनाते थे, जो मुस्लिम रूलर्स होते थे, वो जूश और क्रिश्चियंस को जिमी देने पे, जो जिमी एक पर्टिकुलर टैक्स होता है, नाम उसका हो जाता है जजिया। जब ये देंगे तो उसके बाद उनको प्रोटेक्शन मिलने वाला है, जिम्मा उनका मुस्लिम ले लेंगे। अब इसी चीज को जब इंडिया में लाया जाता है तो इंडिया में इसको हिंदू के ऊपर भी एक्सटेंड कर दिया जाता है कि हिंदुओं को भी अब जजिया देना पड़ेगा, और उनका जिम्मा मुस्लिम लीडर लेंगे, या फिर जो मुस्लिम रूलर है वो उनका जिम्मा लेने वाले हैं। ये जो एम्परर्स है, पर्टिकुलरली अगर हम मुगल एम्परर्स की बात करें, तो जब ये आए थे तो उन्होंने ये सारे जो सिस्टम है इसको पूरे सब्जेक्ट्स पे लगा दिया था। और शुरुआत में जो मुस्लिम्स का जो रूलर है वो सिर्फ मुस्लिम सब्जेक्ट का रूलर होगा, लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो पॉलिसीज हैं उनको बहुत ही फ्लेक्सिबली अडॉप्ट करा जाता है, बहुत ही फ्लेक्सिबली डिजाइन करा जाता है, जिसकी वजह से ये जो भी सिस्टम्स बनाए गए थे गवर्नेंस के या रूल के, ये पूरी सब्जेक्ट्स पे, जितनी भी उनकी प्रजा है उन सब पे अप्लाई होने लगे। जैसे आप देखेंगे कि जो रूलर्स हैं वो लैंड देने लगे, लैंड एंडाउमेंट्स मतलब दान देने लगे। ये अलग अलग जो भी सेक्ट्स हैं उन सबको जमीनें देंगे, स्कूल बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, या जो भी उनके कामकाज होंगे उनके लिए, चाहे वो हिंदू हैं, जैन, जोरास्ट्रियंस, पारसीज जिनको हम कहते हैं, आतिश परस्त, क्रिश्चियंस, जूइश, इन सब रिलीजियस जो भी इंस्टीट्यूशंस बनानी है, इन कम्युनिटीज को जमीनें देने लगे। तो आपको यहां नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स की तरफ डिवोशन देखने मिलेगा, मुस्लिम लीडर्स का, मुस्लिम रूलर्स का। साथ में ये जो देने का काम है, लैंड एंडोमेंट्स या फिर ग्रांट्स, तो ये सब चीजें आपको अकबर से औरंगजेब तक देखने मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में भी हुआ, ये मुगल एम्परर या फिर मुगल साम्राज्य के अच्छे समय में काफी लंबे समय तक ये चला है। यहां पर सीधे हाथ पे देखें आप, ये पेंटिंग है जिसमें जहांगीर जो है वो जोगी के साथ बैठे हैं और चर्चा चल रही है। अब जरा सी हम बात करें कि जब इस्लाम आया तो इसको रूलिंग एलिट्स ने फॉलो किया, एम्ब्रेस किया, पर सही मायने में ये सिर्फ वहीं तक कन्फाइन नहीं हो गया था। आप देखेंगे सोशल स्ट्राटा में अलग अलग तबके के लोगों ने भी इसको अपनाया। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पीसेंट्स, आर्टिसंस, वॉरियर्स, मर्चेंट्स, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूला और इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं इस फेथ के, उनको फॉलो किया। सबसे पहले कि एक ही भगवान है जो है अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम वो मैसेंजर है। इसके साथ में आपको ऑफरिंग्स देनी है, 5 बार आपको नमाज पढ़नी है, ज़कात करनी है, मतलब आपको दान पुण्य करना है, साथ में आपको रमज़ान रखना है जब आप फास्टिंग करते हैं, और साथ में आपको पिलग्रिमेज पे मक्का जाना है जिसको हज कहते हैं। तो ये 5 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और ये चीज़ें लोग फॉलो करने लगे। तो ये तो यूनिवर्सल फीचर हो गए कि अगर आप इस फेथ को फॉलो कर रहे हो तो इन 5 चीज़ों को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो और भी डाइवर्सिटीज थी जिनको डिराइव करा गया है। जैसे कि आपको पता है कि इस्लाम में शिया और सुन्नी 2 सेक्ट है। तो शियाज जो हैं, जो सुन्नी है, वो अलग अलग अपने हिसाब से काम किया करते थे। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है खोजक, ये ब्रांच है इस्लाम का जिसमें शिया सेक्ट के को बिलोंग करते हैं खोजक्स, पंजाब के आसपास के इलाके में। ये अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट निकालते हैं और उसी स्क्रिप्ट में इनका जो लिखा पढ़ी कुरान भी ये उसी स्क्रिप्ट में डेवलप कर लेते हैं। यहां कुछ शब्द जैसे संस्कृत से आते हैं, ज्ञान शब्द जो है संस्कृत से लिया जाता है जिसका मतलब है नॉलेज। साथ में डिवोशनल पोएम्स लिखी जाती हैं, पंजाबी, मुल्तान, सिंधी, कच्छी, हिंदी, गुजराती, इन सब अलग अलग भाषाओं में, और उनको गाया जाता है राग के साथ। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो अरब ट्रेडर्स मलाबार कोस्ट के आसपास सेटल होते हैं वो मलयालम को एज ए लोकल लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते हैं, वो मलयालम में बात करने लगते हैं। साथ में जो लोकल कस्टम है केरला और मालाबार के आसपास के इलाके के कि मैट्रिलिनियर सोसाइटी, मतलब मदर की तरफ से ये जो परिवार है आगे चलता है। साथ में लड़की, जब आप अगर शादी होगी तो लड़की के घर में आपको रहना पड़ेगा, मैट्री लोकल रेसिडेंट सिस्टम, वो भी उन्होंने वहीं से अडॉप्ट किया। ये देखिए, ये खोजक स्क्रिप्ट दिखाई गई है, सीधे हाथ पे आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर जो कम्युनिटीज हैं पंजाब, सिंध और गुजरात की, ये स्क्रिप्ट को यूज किया करते थे मर्चेंट, जो खरीदना बेचना और ये सब जो रसीदें वगैरह बनाने, उसके लिए। अब इसके साथ में क्या हो रहा है, इसके साथ में ब्लेंडिंग होगी। ये जो यूनिवर्सल फेथ है इसके साथ में जब लोकल ट्रेडिशंस मिलेंगे तो आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क का।
जैसे आपसे जब हम 12वीं क्लास की चर्चा करेंगे, जब हम एनसीईआरटी में 12वीं क्लास की बात कर रहे होंगे और 12वीं क्लास में पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर के कुछ चैप्टर्स की, आपको इंडो सार्सेनिक चैप्टर के बारे में इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर के बारे में पता चलेगा, नियो क्लासिक आर्किटेक्चर के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से अलग अलग यूरोपियन और इंडियन एस्पेक्ट्स को मिलाया गया। फिर उसके बाद आपको देखने मिलेगा कि जो पर्शियन एस्पेक्ट्स हैं और इंडियन एस्पेक्ट्स हैं उनको मिला के बिल्डिंग्स बनाई गई। और उसी तरीके से यहाँ पर यूनिवर्सल फेथ के जो सिस्टम्स हैं, जो तरीका है, उसके साथ में लोकल ट्रेडिशन को मिलाया जाएगा और मॉस्क बनाए जाएंगे। कुछ बेसिक फीचर्स अगर मॉस्क के देखें तो जैसे जो ओरिएंटेशन होगा वो मक्का की तरफ होगा, जो प्लेसमेंट होगा मेहराब का, जो मेहराब बनाई जाती है जहां से आप प्रेयर करते हैं, वो उसकी प्लेसमेंट हमेशा सेम रहने वाली है। और जो मीनार है जिसके ऊपर खड़ा होके, मिंबर जिसके ऊपर खड़ा होके आवाज देते हैं अजान के लिए, वो सेम रहेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सी चीजें चेंज होंगी, जैसे रूफ या फिर जो बिल्डिंग मटेरियल है वो लोकल चीजें जो अवेलेबल है उसके हिसाब से चेंज होगा। जैसे आप यहां पर देखिए केरला में ये एक मॉस्क है जो कि शिखरा लाइक रूफ आपको देखने मिलेगा। तो इसका डिजाइन अगर आप देखेंगे और किसी और कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मॉस्क का आप डिजाइन देखेंगे तो आपको बहुत फर्क समझ में आएगा। तो जो भी लोकल अवेलेबल मटेरियल थे या डिजाइन थी उनको भी यहां पर एक्सेप्ट किया गया, इंटीग्रेट किया गया। अब हम बात करें जरा कम्युनिटीज के नाम के। आपको क्या लगता है कि जो हिंदू और मुस्लिम है, जो आज हम यूज करते हैं शब्दों को, क्या ये उस समय भी रिलीजियस कम्युनिटीज को इसी तरीके से संबोधित किया जाता था? हम शुरुआत की बात करें तो संस्कृत टेक्स्ट अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं पर भी आपको, कहीं पर भी ऐसा नहीं देखने मिलेगा कि मुस्लिम शब्द लिखा हो। हिस्टोरियंस ने उसके ऊपर स्टडी किया, उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस उठा के देखे 8th से 14th सेंचुरी के आसपास तक के, लेकिन उनको कहीं पर भी मुसलमान या मुस्लिम शब्द नहीं मिला। इसकी जगह जो जहां जिस रीजन से आते हैं उस रीजन का यूज किया गया है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ये देखिए मॉस्क, एक और पिक्चर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो लोकल मटेरियल से संबंधित, वो यहां पर है। इस एरिया को देखें आप, इस मॉस्क को देखें तो ये पूरा ब्रिक्स का बना है। जो बंगाल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जिसमें ब्रिक्स का बहुत ज्यादा यूज करा जाता है, वो चीज आपको यहां देखने मिल रही है। तो जहां लोकल मटेरियल जैसा मिला उससे मस्जिद बने हैं। हम बात कर रहे थे कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था जिस इलाके से वो आते थे वहां से, ना कि उनके रिलीजियस या रिलीजन या फेथ के हिसाब से, उनके दीन के हिसाब से उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है। और इस चीज के हमने एविडेंस देखे 8 से 14 सेंचुरी तक। जो तुर्की से लोग आएंगे उनको तुर्कशाह, ताजिका कहेंगे जो ताजिकिस्तान से आएंगे, पराशिका कहेंगे जो पर्शिया से आएंगे। ये संस्कृत शब्द हैं इस चीज के। इसके अलावा जो नए माइग्रेंट्स हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं तो तुर्की अफगानी हैं, इनको साकाज या यमन्स भी कह दिया जाता था, जो कि यमन शब्द है जनरली ग्रीक्स के लिए यूज होता है। इसके अलावा अगर एक जनरल टर्म की बात करें तो मलच्छ करके एक टर्म यूज करा जाता था जनरली, जो भी माइग्रेंट कम्युनिटीज होती थी उनके लिए। ये क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ के जो कास्ट नॉर्म्स हैं, जो वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय ये वाले जो कास्ट नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं करते थे। उनकी जो भाषा थी वो भी अलग थी और उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत से डिराइव नहीं की गई थी। जनरली जो मिलेच्छ है वो डेरोगेटरी कोनोटेशन के तौर पे देखा जाता है, पर सही मायने में अगर देखा जाए तो ये जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं जो डिस्टिंक्ट हैं उनके लिए यूज करा जाता था। कभी भी आपको ये देखने नहीं मिलेगा कि मुस्लिम्स को हिंदू के ऑपोजिशन में एज ए रिलीजियस कम्युनिटी दिखाया जाए या फिर डिनोट किया जाए। बहुत मुश्किल है, ऐसी चीज होती थी। इसके साथ हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदू जो है वो क्या टर्म है? ज्योग्राफिकल टर्म है। जो भी इंडस नदी या सिंधु नदी के इस तरफ के जो लोग होते थे उनको हिंदूज कहते थे। ये पर्शियंस के द्वारा कहा जाता था, अफगान्स के द्वारा कहा जाता था, साकास के द्वारा, यमन्स के द्वारा, सब सिंधु नदी के इस तरफ के लोगों को हिंदू कहा करते थे। और इससे ये टर्म डिराइव हुआ है। सही मायने में आज एक रिलीजियस टर्म हो गया कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को हिंदू कह रहे हैं, लेकिन पहले वो ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन की वजह से ये हिंदू शब्द आया था। फिर से सीधे हाथ पे देखिए, ये शाह हमदान मॉस्क है श्रीनगर में, झेलम नदी के किनारे पे बना हुआ है। इसको ज्वेल इन द क्राउन कहते हैं, मतलब जो सर का ताज होता है उसका नगीना। ये कश्मीर का जो मॉस्क है आज भी एग्जिस्ट करता है और आप देखें 1395 में बनाया गया था। ये पूरा वुडन आर्किटेक्चर से बना है। खासियत इसके छज्जे हैं, ये जो ईव्स होती हैं, ईव्स आपने देखा होगा जब भी मकान बनाते हैं तो जब मकान आप बनाएंगे इस तरीके से, और ये जो निकल रहा है ना, ये चीज़ है ईव्स। ये इलाका ये ईव्स है, तो इसमें काफ़ी अच्छी कार्व्ड ईव्स हैं, बहुत सुंदर नक्काशी है और पेपर मैश का यूज़ किया गया है इसको डेकोरेट करने के लिए, सुंदरता इसकी बढ़ाने के लिए पेपर मैश का यूज़ किया गया है। आज भी श्रीनगर में पेपर मैश के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आपको देखने मिलेंगे, आप चाहें तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं।
अब हमारे पहले पार्ट में हमने समझ लिया था कि हिंदू या फिर मुस्लिम जो शब्द है वो कहाँ से आए, किस तरीके से यूज़ करा गया और किस समय से यूज़ किया गया। शुरुआती दौर में देखें तो संस्कृत में जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से पता लगाया जाता था और उसी हिसाब से बात करी जाती थी, कम्युनिटीज़ को संदर्भ में संबोधित किया जाता था। अब धीरे धीरे इस्लाम के बारे में और जानकारी लेते हैं। शुरुआती दौर की बात करें, जब इस्लाम डेवलप हो रहा था उस समय की अगर हम बात करें तो आपको पता है खलीफा जो कि लीडर हुआ करते थे, जिनका काम है कि आपको इस्लाम को प्रोपेगेट करना है। उसी समय की बात है जब एक खलीफा का जो सिस्टम है वो आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे ये खलीफा जो है वो बहुत ज़्यादा आराम पसंद, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे थे। सही मायने में देखें तो इसी समय एक और ग्रुप आता है इस्लाम में जो कि एसेटिक, मतलब सामान्य जीवन, सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, और मिस्टिसिज्म की तरफ बढ़ता है। अब मिस्टिसिज्म मतलब सही मायने में आप देखें तो सीधा ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करा जाता है। एक तरफ खलीफा जो कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी चाह रहे हैं, रिलीजन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में मटेरियलिज्म आ जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर आता है इनके हाथ में। दूसरी तरफ आप देखेंगे हम यहाँ पर सूफिज्म की बात कर रहे हैं। ये अपने तरीके से कुरान को और सुन्ना, मतलब जो तरीका था प्रॉफिट मोहम्मद का, जो उनके ट्रेडिशंस थे, उनको इंटरप्रेट करते हैं और उनको अडॉप्ट करके चलते हैं। जो भी डॉगमेटिक तरीके थे, डेफिनेशंस बनाई गई थी, जो स्कॉलिस्टिक या फिर स्कॉलरली तरीके थे कुरान को समझने के, उनको ये मानते नहीं थे। तो इनको हम कहेंगे सूफी। और ये जो है आपको बहुत अच्छे से अगर थोड़ा बहुत सूफी संतों की जानकारी लेनी है तो एक फिल्म है जिसके बारे में आप जानते हैं, जोधा अकबर। उसमें जब अकबर की शादी होती है उसके बाद ये वीडियो भी है, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, तो उसमें मिस्टिसिज्म भी दिखाया है और किस तरीके से समा बांधा जाता था। अभी आगे हम पढ़ेंगे समा के बारे में, तो समा क्या होता है इसके बारे में पता चलेगा, कव्वाली क्या होती है उसके बारे में भी उसी पिक्चर से आपको पता चल जाएगा। यहां सही मायने में सूफियों ने गौर फरमाया कि हमें बात करनी है सेल्वेशन की। हिंदुइज्म में कहते हैं कि हमें निर्वाण चाहिए, निर्वाण तो बुद्धिज्म हो गया, यहाँ पर हिंदुइज्म में मोक्ष आता है या फिर जैनिज्म में केवल्य आता है। उस तरीके से सेल्वेशन की बात करते हैं। और सेल्वेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको डिवोशन और लव दिखाना पड़ेगा ईश्वर की तरफ। ये प्रॉफिट मोहम्मद को एज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मानते हैं और उन्हीं के दिए हुए रास्तों को फॉलो करते हैं, उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं। सूफीज जो हैं वो कुरान को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते थे, मतलब अपना अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है और उस हिसाब से वो आगे बढ़ने वाले हैं। एक तरफ एक डॉगमेटिक इंटरप्रिटेशन था खलीफा का, साथ में यहां पर आप देखेंगे सूफीज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। अब ये कहानी जो है वो 7वीं सेंचुरी के आसपास से आपको मालूम है कि इस्लाम की कहानी चालू होती है और 11वीं सेंचुरी आते तक लगभग 300-400 साल के आसपास अगर आप देखेंगे तो ये जो सूफिज्म की प्रैक्टिस है अपने आप में अच्छी खासी पकड़ लेती है। ये जो मूवमेंट है वो डेवलप हो जाती है, इनका खुद का लिटरेचर तैयार हो जाता है। कुरान को जो ये स्टडी करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, इनके ऊपर अच्छी खासी राइटिंग्स होती हैं। साथ में इनकी भी खुद की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। बात करें अगर तो जो सूफी सेंट्स होते हैं, सूफी सेंट्स को शेख कहा जाता है। अरबी में शेख, पीर या मुर्शिद कहा जाता है पर्शियन में। तो अलग अलग भाषाओं में इनके अलग अलग नाम हैं और ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करेंगे। कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करेंगे तो एक रहने की जगह होगी जिसको आप हॉस्पाइस या फिर खनका कहते हैं फारसी में। तो खनका एक शब्द याद रखें, शेख, मुर्शिद, पीर, ये सारे शब्द याद रखने हैं। एग्जाम में हमें मैच द कॉलम में आ सकते हैं। मिडिवल से सबसे ज्यादा मैच द कॉलम आने की गुंजाइश होती है। अब हम बात करें जो ये शेख हैं, इनके जो डिसाइपल्स रहेंगे, इनके जो सब्जेक्ट्स या फॉलोअर्स हैं, उनको क्या कहेंगे? तो उनको मुरीद कहा जाता था। और ये जो शेख हैं ये सक्सेसर्स रखते थे अपने कि तुम मेरे बाद ये पूरा जो हमारा सिलसिला है, जो हमारी चेन है, इसको आगे बढ़ाओगे। तो वो जो सक्सेसर होगा उसको खलीफा कहा जाता था। तो वहां एक तरफ जहां डॉगमेटिक आइडियाज चल रहे हैं वहां पे भी एक खलीफा है, खलीफ है। खिलाफत मूवमेंट से वो आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। और सूफिज्म में भी एक खलीफा होते थे। साथ में एक प्रॉपर स्पिरिचुअल कंडक्ट होगा, कैसे इनमेट्स जो है उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, जो ले पर्सन है वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, हर चीज के लिए इन्होंने प्रॉपर एक ट्रेडिशंस डेवलप कर लिए थे। अब मैं आपसे बात कर रहा था सूफी सिलसिलास के बारे में। धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक चेन बनना शुरू हो गई। ये जो सूफीज हैं आप देखें 400-500 साल जैसे होते हैं, 12th सेंचुरी आते आते तक एक प्रॉपर चेन बन जाती कि शेख, फिर उसके बाद उनके खलीफा मतलब सक्सेसर, फिर शेख, इस तरीके से एक प्रॉपर चेन बन गई। और उसी चेन को आप कहते हैं सिलसिला। तो सूफी सिलसिला बनना चालू हो गया और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में ये फैल गया। इसकी और जानकारी चाहिए तो एक उर्तुगुल गाजी करके एक वेब सीरीज बनाई गई है। ये टर्किश वेब सीरीज है शायद, लेकिन आपको इसका उर्दू और हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। तो उससे भी आपको समा बांधना और सूफी सिलसिला ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी।
तो मैं आपको बता रहा था कि सिलसिला का मतलब होता है चेन, और ये जो कंटिन्यूअस चेन है इसको ये कहां तक कनेक्ट करते थे, ये कहते थे प्रॉफिट मोहम्मद से ही अपनी स्पिरिचुअल जीनोलॉजी को या फिर सिलसिले को कनेक्ट करके आगे तक ड्राइव करते थे। और इसी चैनल के थ्रू स्पिरिचुअल पावर्स जो इनके पास हैं या जो इनकी ब्लेसिंग्स होती हैं इनको डिवोटीज को दिया जाता था। जो डिवोटीज होंगे उनको एक स्पेशल ओथ लेना पड़ेगा एलिजेंस का, उनके कपड़े किस तरीके से होंगे और उनको अपने सर जो है उसको मुंडवाना पड़ेगा, शेव्ड हेड या फिर हेयर्स जो है उनको शेव करना पड़ेगा। तो अलग अलग जो प्रैक्टिसेस होती थी, इवन दो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको अभी तक मिल गया होगा कि किस तरीके से ये खनका और सिलसिला किस तरीके से काम करता था। अब जब शेख की डेथ होती थी तो शेख जो है उनकी डेथ के बाद एक टूम बना दिया जाएगा, श्राइन बना दिया जाएगा, जिसको आप दरगाह कहते हैं फारसी में। यहां पर एक सेंटर ऑफ डिवोशन के तौर पे आप देखने लगेंगे, जैसे हम बात करते हैं अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी है, उसी तरीके से दिल्ली में आप देखेंगे तो हजरत निजामुद्दीन की दरगाह बनी हुई है। यहां पर धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हो गया, पिलग्रिमेज शुरू हो गए, जिसको आप जियारत कहते हैं। इनकी ग्रेव पे आएंगे, चादर चढ़ाएंगे और फिर अपनी मिन्नतें मांगेंगे। इसके अलावा डेथ एनिवर्सरी हो या फिर मैरिज या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट होती थी जो शेख से संबंधित, उस समय भी यहां पर आया जाता था और यहां पर उर्स कंडक्ट होगा। उर्स क्या होगा? उर्स में जनरली कव्वालियां गाई जाती हैं रात भर और उस पर्टिकुलर दिन को कमेमोरेट किया जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है, बात करी जाती है। अब जो लोग हैं वो ये समझ जाते थे या फिर ये मानते थे, उनकी मान्यताएं थी कि जो शेख हैं जैसे ये मरते हैं उसके बाद ये ईश्वर के और पास हो जाते हैं, और जब ईश्वर के और पास हो जाएंगे तो लोग इनको मनाएंगे, लोग इनसे मिन्नतें करेंगे ताकि लोगों को स्पिरिचुअल एज वेल एज मटीरियल गेन्स हो। तो बहुत अलग अलग फॉलोइंग्स के, अलग अलग रिलीजन के जो लोग हैं वो आएंगे, इन शेखों की दरगाहों पर आके चादर चढ़ाएंगे और अपनी जो मिन्नतें हैं, चाहे मटीरियल गेन के लिए हो, स्पिरिचुअल गेन के लिए हो, इन सब चीज़ों के लिए आते थे और ये मनाते थे, यहाँ पर दरगाह पे आके चादर चढ़ाते थे। ये जो प्रैक्टिस है वो आज भी चलती है, और जो कल्ट ऑफ शेख है इनको रेफरेंस में वली कहते हैं। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हिंद का वली कहते हैं, तो इस तरीके से वली शब्द भी यूज होता है। कि जो सूफीज्म है इसके अंदर भी इंटरप्रिटेशंस में बहुत बहुत डिफरेंसेस हैं। एक तरफ जो कुछ लोग हैं वो खनका या हौसपाइस में लोगों को बिठाएंगे, अपने डिवोटीज और फॉलोअर्स, और इस तरीके का पूरा सिस्टम चलता है, शेख वाला सिस्टम चलता है। और दूसरी तरफ रेडिकल इंटरप्रिटेशन में मेडिकेंसी, मतलब दीवानगी में आप एक जगह से दूसरी जगह घूमेंगे, आपका कोई ठिकाना नहीं होगा। जैसे शेख का ठिकाना है खनका या हौसपाइस, वैसा ठिकाना नहीं होगा। साथ में आप सेलिबेसी को ऑब्जर्व करेंगे, मतलब सीधे तरीके से जो हिंदुइज्म में ब्रह्मचर्य होता है उस तरीके का आप सेलिबेसी को फॉलो करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं उनको भी आप इग्नोर करेंगे, रिचुअल्स नहीं होंगे, आडंबर नहीं होने वाले हैं। और ऑस्टेरिटी भी जो होगी वो एक्सट्रीम होगी। ऑस्टेरिटी एक्सट्रीम का मतलब क्या है कि सोना भी है तो चटाई भी नहीं बिछाई जाएगी, जमीन पे सोया जाएगा। इस तरीके की एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी दिखाई जाती है। ऐसे जो अलग सूफिज्म में जो अलग आइडियाज को इंटरप्रेट करते थे, ऐसे लोगों को आप कलंदर, मदरिस, मलंग, हैदरीस इस तरीके से कहा जाता था। ये शरिया को नहीं मानते थे, डेलिबरेटली इसको डिफाई करते थे। जो शरिया है, जो मुस्लिम एक रूल बुक दी है, उसको ये डिफाई करते थे। तो इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था बेशरिया। जैसे हम कहते हैं जिसको शर्म ना हो वो बेशरम, इसी तरीके से बेशरिया मतलब बिना शरिया के, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्योंकि सूफीज को जनरली बाशरिया कहा जाता है, क्योंकि ये शरिया को फॉलो करते थे। तो बाशरिया और बेशरिया जो चीजें हैं इसको भी याद रखें। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए दो स्टेटमेंट्स और उसमें आपको इनका मतलब ना समझ में आए तो दिक्कत हो सकती है। अब जो सूफीज हैं वो माइग्रेट करके आते हैं इंडिया। 12th सेंचुरी के आसपास आप देखेंगे तो माइग्रेशन शुरू होता है। जो सेंट्रल एशिया का इलाका है या फिर आप देखेंगे जो वेस्टर्न एशिया का इलाका है, वहां से सूफीज जो है वो इंडिया में एंटर करेंगे। पर्टिकुलरली चिश्तीज की मैं बात कर रहा हूं, जो कि काफी इन्फ्लुएंशियल थे, इंडिया में गजब की पकड़ बनाई। और अगर मैं बात करूं कन्वर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी बहुत से हिंदुओं को इन्होंने कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया था। और कन्वर्शन भी जो है वो कहीं प्रेशराइजेशन से नहीं, परसुएशन से हुआ था। इसीलिए इनको हिंद का वली भी कहते थे और बहुत सारे अलग अलग तौर पे इनको देखा जाता था। हिंदुइज्म में भी बहुत फॉलोअर्स इनके हैं, आज भी बहुत लोग अजमेर जाते हैं चादर चढ़ाने, और बहुत सी मान्यताएं भी हैं। अब ये देखेंगे आपके लोकल एनवायरनमेंट को भी धीरे धीरे असिमुलेट करा जा रहा है। ये पहले तो पर्शियन में बहुत बातें कहेंगे या फिर अरबी का यूज करेंगे, लेकिन लोकल लैंग्वेजेस को भी ये अडॉप्ट करेंगे, जिसकी वजह से इंडियन डिवोटीज भी होंगे, इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशंस जो होंगे उनको भी असिमुलेट करा जाएगा। याद करिए हमने आपसे शेख ज़ादा की बात की थी। जो शेख ज़ादा होते हैं वो इंडियन मुस्लिम्स को शेख ज़ादा कहा जाता है। अभी जो खनका है ये एक सोशल लाइफ का सेंटर बन जाते हैं, क्योंकि हर स्टेटस का आदमी, हर हायरार्की का आदमी
और आप देखें गरीब हो, अमीर हो, या फिर किसी भी बिलोंगिंग का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो यहाँ पर आने लगा। जैसे हम बात करें शेख निजामुद्दीन का जो हॉर्स पाइस है 14th सेंचुरी की बात करें तो ये बनाया कहाँ गया है आपको मालूम है? यमुना के घाट पे बनाया गया है, ग्यासपुर में, आउटस्कर्ट जो है दिल्ली सिटी का, वहां पे बनाया गया है। यहाँ पे छोटे छोटे रूम रहेंगे और एक बड़ा रूम होगा जिसको जमात खाना कहेंगे। यहाँ पर जो इनमेट्स हैं वो आएंगे, यहाँ पर विजिटर्स जो हैं वो भी रहते थे और अपनी प्रेयर वगैरह करते थे। साथ में जो शेख है उनकी फैमिली भी रहेगी, अटेंडेंट्स भी होंगे, डिसाइपल्स भी होंगे, ये सब वो खनका के अंदर रहते थे। अब जो शेख है वो हॉल के ऊपर एक छोटा सा रूम बनाया जाएगा उनके लिए, उसमें रहने वाले हैं और मॉर्निंग और इवनिंग में ये विजिटर्स से मिलने वाले हैं। वरांडा बनाया जाएगा, कोर्टयार्ड होगी, ये सारी चीज़ें जो आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस की होगी हॉर्स पाइस में या खनका में, वो आपको देखने मिल जाएंगी। एक समय की बात है जब मंगोल इन्वेशन की आशंका थी, तो उस समय जितने भी आसपास के लोग थे, जितने भी नेबरहुड में लोग रहते थे, वो सब आके खनका में रेफ्यूज के लिए पहुंच गए थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यहाँ पर रहेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसके अलावा आप देखें तो खनका के अंदर किचन भी होता था, लंगर भी लगाया जाता था, ओपन किचन था कि कोई भी आके खाना खा सकता है। अब ये भी आपने अगर रॉकस्टार पिक्चर देखी होगी तो कुन फाया गाना जो है उसमें अलग से दिखाया है ये चीज़ कि बैठ जाओ आप, आपको फ्री में खाना मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं और आप सो भी सकते हो वहाँ पे। इसके साथ में एक शब्द है फुतू, मतलब आपसे चैरिटी मांगी नहीं जाएगी, आप चाहें तो चैरिटी भी कर सकते हैं। वो सारी व्यवस्थाएं भी वहाँ पे थी, तो खाना भी वहाँ मिल जाएगा, सोना भी वहाँ मिल जाएगा, इन सारी व्यवस्थाओं को खनका में कर दिया था। ज़रा हम पर्टिकुलरली चिश्ती सिलसिले के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट टीचर्स, सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरे फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली, और इन्हीं के ऊपर बनाई गई है कुतुब मीनार, इन्हीं को कमेमोरेट करने के लिए, इनकी यादगार में। फिर शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर, इन्होंने जो लिखे हैं, इनके जो लेख हैं, ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी जोड़े गए हैं। इनका जो लोकेशन है वो कहाँ है? इनकी दरगाह जो है वो अजोदन में है, जो आज पाकिस्तान में है। फिर शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, अब नाम में इनके दिल्ली है तो ये भी, इनकी भी लोकेशन दरगाह की दिल्ली में है। बस हायरार्की थोड़ी याद रखनी, हो सकता है क्रोनोलॉजी पे सवाल पूछ लिए जाए।